सुप्रभात बच्चों। हमारा आज का पाठ है कक्षा 11वीं की हिंदी आरोह भाग 1 में से गज़ल साए में धूप, जिसे लिखा है कवि दुष्यंत कुमार ने। अब हम इसकी पढ़ेंगे इसमें संपूर्ण व्याख्या। गज़ल जिसे लिखा है दुष्यंत कुमार ने, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कवि दुष्यंत कुमार का जीवन परिचय। ये एक हिंदी कवि और गज़लकार थे। समकालीन हिंदी कविता, विशेषकर हिंदी गज़ल के क्षेत्र में जो लोकप्रियता दुष्यंत कुमार को मिली, वो दशकों के बाद विरले ही किसी कवि को नसीब होती है। दुष्यंत एक कालजयी कवि है और ऐसे कवि समय काल में परिवर्तन हो जाने के बाद भी प्रासंगिक रहते हैं, अर्थात उनका नाम हमेशा जीवित रहता है। लोग उन्हें हमेशा याद रखते हैं। दुष्यंत का लेखन का स्वर सड़क के संसद तक गूंजता है। इस कवि ने कविता, गीत, गज़ल, काव्य, नाटक, कथा आदि सभी विधाओं में लेखन किया, लेकिन गज़लों की अपार लोकप्रियता ने अन्य विधाओं को नेपथ्य में डाल दिया। दुष्यंत कुमार का जन्म बिजनौर जनपद यानी कि बिजनौर जो उत्तर प्रदेश जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ के ग्राम राजपुर नवादा में 1 सितंबर 1933 में लिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात कुछ दिन तक आकाशवाणी भोपाल में असिस्टेंट प्रोड्यूसर रहे। इलाहाबाद में कमलेश्वर मार्कंडे और दुष्यंत की दोस्ती बहुत लोकप्रिय थी। वास्तविक जीवन में दुष्यंत बहुत सहज और मनमोजी व्यक्ति थे। कथाकार कमलेश्वर बाद में दुष्यंत के समधी भी हुए। दुष्यंत का पूरा नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था। प्रारंभ में दुष्यंत कुमार परदेसी के नाम से जाने जाते थे। इनकी रचनाएं, इन्होंने एक कंठ विष पाई, काव्य नाटक जो था, और मसीहा मर गया, सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी, मन के कोण, साए में धूप और दूसरी गद्य तथा कविता की किताबों का सृजन किया। उनकी फिल्म दीवार के बाद पत्र, इन्होंने फिल्म दीवार के रिलीज़ हो जाने के बाद अमिताभ बच्चन को पत्र लिखा। उनकी फिल्म दीवार के बाद पत्र लिखकर फिर उनके अभिनय की तारीफ़ की और कहा कि वह उनके फ़ैन हो गए हैं। दुष्यंत कुमार का वर्ष 1975 में निधन हो गया और उसी साल उन्होंने यह पत्र अमिताभ को लिखा भी था। यह दुर्लभ पत्र हाल ही में उनकी पत्नी राजेश्वरी त्यागी ने उन्हीं के नाम से स्थापित संग्रहालय को सौंप दिया। दुष्यंत कुमार और अमिताभ के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन में गहरा प्रेम था। दीवार फिल्म में उन्होंने अमिताभ की तुलना तब के सुपरस्टार शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा से भी की थी। हिंदी के इस महान साहित्यकार की धरोहरें दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय में सहेजी जा रही हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि साहित्य का एक युग यहाँ पर जीवित है। दुष्यंत कुमार का निधन 30 दिसंबर 1975 में सिर्फ 42 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। दुष्यंत ने न केवल देश के आम आदमी से ही हाथ मिलाया, अपितु उस हर आदमी की भाषा को भी अपनाया और उसी के द्वारा ही उन्होंने अपने दौर की शुरुआत की थी। तो इनकी गज़ल साए में धूप की कविता का सारांश ये है कि यह जो साए में धूप गज़ल है गज़ल संग्रह से ही ली गई है। गज़ल का कोई शीर्षक नहीं दिया जाता, अतः यहाँ भी उसे शीर्षक न देकर केवल गज़ल कह दिया गया। गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर स्वयं में ही पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार अर्थात आवश्यकता ही नहीं रहती। इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी भी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल दे देती हैं। एक,
रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह करना और दूसरी अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह करना। इस गज़ल में पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। इस गज़ल में राजनीति और समाज में जो कुछ भी चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव प्रमुख बिंदु है। कविता में कवि ने राजनीतिज्ञों के झूठे वायदों पर व्यंग्य किया है कि वे हर घर में चिराग उपलब्ध करवाने का वायदा तो करते हैं, किंतु यहाँ तो पूरे शहर में भी एक ही चिराग नहीं है। कवि को पेड़ों के साए में भी धूप लगती है, अर्थात आश्रयदाताओं के यहाँ भी उन्हें कष्ट मिलते हैं, अतः वह हमेशा के लिए इन्हें छोड़कर जाना ही उचित समझते हैं। वह उन लोगों के जिंदगी के सफ़र को आसान बनाता है जो परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदल देते हैं। मनुष्य को खुदा ना मिले तो कोई बात नहीं, उसे अपना सपना नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़े समय के लिए ही सही हसीन सपना देखने को तो मिला। कुछ लोगों का विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकते। कवि आवाज़ के असर को देखने के लिए बेचैन है। शासक शायर की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वह उनकी सत्ता को चुनौती देता है। कभी किसी भी दूसरे के आश्रय में रहने के स्थान पर अपने ही घर में जीना पसंद करते हैं। अब चलते हैं हम गज़ल की ओर। कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। यह चिराग दीपक के लिए लगाया गया है। कहाँ चिराग मयसर यानी कि उसे प्राप्त नहीं होता, उनके पास नहीं है, मौजूद नहीं है शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। इसमें कवि दरख्त यानी कि वृक्ष, साया मीन्स होता है आश्रय, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। अब चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। पहले में शेर में कवि कहता है कि नेताओं ने घोषणा की थी कि जब उन्हें सत्ता मिल जाएगी तो देश के हर घर को चिराग अर्थात सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, किंतु आज स्थिति यह है कि उन्होंने वायदा तो किया था हर घर में उपलब्ध करवाने के लिए हर सुख सुविधा, यहाँ तो शहरों में भी चिराग अर्थात सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अर्थात जहाँ वो घर घर में हर सुविधा उपलब्ध करवाना चाहते थे वो एक सुविधा तो पूरे शहर को भी उपलब्ध नहीं है। अर्थात नेताओं की घोषणाएं केवल कोरा कोरा कागजी हैं, अर्थात कागज़ों में ही लिखी हुई हैं, वो कोई काम नहीं करती हैं। उनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। दूसरे शेर में कवि ने कहा है कि यहाँ दरख्तों के साए में भी धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। कवि ने शासन व्यवस्था को एक वृक्ष की संज्ञा दी है। दरख्त वृक्ष यानी कि आश्रय, सहारा देने वाला यहाँ लगाया गया है। यहाँ दरख्तों के नीचे छाया मिलने की बजाय धूप लगती है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कवि का कि सरकारी शासन व्यवस्थाएं आम लोगों को सुख सुविधा देने के स्थान पर उनका शोषण करती है। कहाँ तो एक आम व्यक्ति सोचता है कि इन नेताओं को वोट देने के बाद हमें सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, होता उल्टा है कि उनको वोट देने के पश्चात सुख सुविधाओं के नाम पर उनका शोषण किया जाता है, उन्हें दुख दिया जाता है। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कवि इन सभी व्यवस्थाओं से दूर रहकर अपना जीवन बिताना चाहता है और ऐसे में आम आदमी को निराशा होती है। कवि इन सारी व्यवस्थाओं से दूर रहना चाहता है, वो झूठ के अंधेरे में नहीं रहना चाहता है। इसका शिल्प सौंदर्य है, इसमें शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। उर्दू भाषा मिश्रित भाषा है। कवि ने आज़ाद भारत के कटु सत्य का वर्णन किया है।
नेताओं के झूठे आश्वासन और शासन व्यवस्था द्वारा आम आदमी के शोषण के उदाहरण आए दिन मिलते हैं, जिसका वर्णन उन्होंने किया है। चिराग, मयसर, दरखत, साए आदि उर्दू शब्दों का प्रयोग है जिसमें भाव में गहनता आ गई है। खड़ी बोली में प्रभावी अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है। चिराग व दरखत आशा व सुव्यवस्था के प्रतीक हैं। अंतिम पंक्ति में कवि ने पलायनवादी प्रवृत्ति दिखाई है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। साए में धूप लगती है, इसमें विरोधाभास अलंकार है। साया, साया क्या होता है? आश्रय देने वाला। जहाँ उन्हें उम्मीद थी कि वहाँ उन्हें आश्रय मिलेगा, वहाँ उन्हें सहारा मिलेगा, अपितु उन्हें धूप अर्थात ये दुख का प्रतीक है, इसलिए प्रतीकात्मक भाषा भी है। तो उन्हें उस आश्रयदाताओं के यहाँ से भी उन्हें दुख प्राप्त होती है, तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। ये था 2 शेरों की व्याख्या। अगले शेर की व्याख्या हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन दोनों शेरों को फिर से पढ़कर इनकी व्याख्या कीजिए। धन्यवाद।